फाइनल जॉब की तैयारी। आज हम फिर से बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 की। उसके एनालिसिस करेंगे पेपर का और देखेंगे उसमें रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे 22 अगस्त 2017 के शिफ्ट नंबर 2 की, मतलब 3 बजे की। जो पहले शिफ्ट थी उसका मैं पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है बिम्बिसार, राजा भोज और अशोक और कनिष्क। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा अशोक ने। क्योंकि राजा अशोक जो भारत का एक महान सम्राट भी कहा जाता है। इसको ये कब था? ये था तीसरी शताब्दी में। इसका निर्माण कब हुआ था? थर्ड से थर्ड शताब्दी में इसने निर्माण कराया था। और इसमें कुछ रिलेटेड फैक्ट आप देख लीजिए, क्योंकि ये कहाँ पर है। अगर हमसे कभी पूछ लिया था कि सांची स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? रायसेन ज़िले में। रायसेन ज़िले में ये स्थित है। और ये भोपाल से करीब 46 किलोमीटर दूर है। भोपाल से अगर हम बाय बस या जाते हैं तो 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगर हमसे पूछ लेता है कि जो सांची स्तूप है वो किसका प्रतीक है, तो साहस, एक होता है साहस का प्रतीक है। इसमें देखेंगे तो एक बौद्ध पद्धति पर एक निर्मित एक गुम्बद, बौद्ध पद्धति मतलब, क्योंकि एक बौद्ध स्मारक है इसलिए बौद्ध पद्धति पर निर्मित ये स्थित है। और अगर हम देखे जाएंगे, अगर हमसे पूछा लिया जाता है कि भाई इसकी खोज किसने की थी, मतलब कि ये इसकी खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा, एक थे कैप्टन कनिंघम, जो ब्रिटिश एम्पायर में थे। कैप्टन क्या था? उनका नाम था कनिंघम। याद रखिए, कभी कभी हम पूछ लिया जाता है। कनिंघम जो कैप्टन थे उन्होंने इसकी खोज की थी। ये कब की थी? ये की थी उन्होंने 1853 में, 1853 में। तो हमारे रिलेटेड इससे कुछ फैक्ट होगा। ये कभी हमसे आसपास कुछ क्वेश्चन अगर पूछे तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए? तो अगर हम देखे जाएंगे जो एसबीआई है, पहले हम देख लेते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर हमसे पूछ लिया था कि भाई बताइए कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो एसबीआई की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा। ठीक है, जब और फिर अगर 2017 की बात करते हैं तो 2017 में इसमें कितने बैंक विलय कर दिए गए? तो इसमें सही आंसर कितना होगा? 5। ये कौन कौन से बैंक हैं आप एक बार देख लीजिए। एक ये है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ, एक है बीकानेर और एंड जयपुर, बीकानेर एंड जयपुर, ये पहला है, बीकानेर एंड जयपुर। अगर हम दूसरा बात करेंगे तो दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एक है। सेकंड नंबर की स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तीसरी है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। चौथी है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। और तीसरी जो पांचवी है लास्ट है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो ये 5 बैंक हो गए जिनका विलय करके एसबीआई की ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये सब इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो पशु के लिए जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए अगर हम यहाँ पे पूछा गया है तो ब्लड बैंक के लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? इसका ऑप्शन सही है उड़ीसा। उड़ीसा एक पहला राज्य है जिसने पशुओं के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने का एक राज्य बना है। उसके बाद अगर हम देखे जाएंगे तो 2-3 और राज्यों ने यहाँ से ये सुविधा अपने आप ही चालू कर दी है। तो हम उस राज्य के बारे में बाद में बात करेंगे। ये हमसे पूछा गया है कि पहला कौन है, तो पहला रहेगा उड़ीसा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोखरण में पहले नाव के विस्फोटक के समय निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? तो ये कौन से हैं वैज्ञानिक? ये पहले बात कर लेते हैं। नाभिकीय विस्फोट जो हमने परीक्षण किया था न्यूक्लियर बॉम्ब का, वो कब किया था? वो किया था हमने 18 मई। ये हमसे कभी पूछ रहा है तो पहला कौन सा था? पोखरण 1, उसका 18 मई 1974, 1974। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी राजा रमन्ना थे। और ये अगर हमसे पूछ लिया जाता था उसके उस समय की अगर प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने इसका नाम दिया था मतलब कि ये इसका जो नाभिक विस्फोट हुआ था उसका जो प्लानिंग की थी उसका नाम दिया था वो था स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा। ये क्यों दिया था? क्योंकि जब ये इसका एक मेन रीज़न बताया जाता है कि जो 18 मई थी उस दिन क्या थी? बुद्ध पूर्णिमा। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, इस कारण से उस
परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रख दिया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा रमन्ना। और न्यूक्लियर अगर बात करते हैं, पहला न्यूक्लियर विस्फोट कब किया हुआ था, तो हम परीक्षण कब हुआ था, ये हुआ था 18 मई 1974 को जैसलमेर के लोहासी गांव है, वहाँ से 146 किलोमीटर दूर है, एक खाली कुएं में इसका परीक्षण किया गया था। चलिए ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। देखिए कल कल जो हमने बात की थी, जो क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हुआ है। कल दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 का कुछ पूछा था हमसे, आज हमसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार कौन सा है सिनेमा जगत में। तो सिनेमा जगत में सबसे जो उच्च कोटि का वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1969 में की गई थी। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, ये फिर से पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर बात करेंगे 2020 में किसे मिला है, 2020 में मिला है ये ऋतिक रोशन को। किसको मिला है ये, ऋतिक रोशन है एक्टर, फिल्म एक्टर, बेस्ट फिल्म एक्टर के लिए। और इनको कौन सी मूवी के लिए दिया गया, ये मिला है इनको, बेस्ट मूवी मिली है इनको सुपर 30 जो आनंद कुमार बिहार के शिक्षक हैं उनके ऊपर ये मूवी बनी है, सुपर 30 के लिए। और अगर हमसे पूछा दादा साहब बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला टीवी जगत के, वो दिव्यांका त्रिपाठी। ये कहाँ की हैं, ये भोपाल की हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि ये दिव्यांका त्रिपाठी बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर के लिए ऋतिक रोशन को ये दिया गया। और 2019 का पूछता है, 2019 के लिए किसको मिला था, अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, चलिए याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कुछ रिलेटेड, अगर हम कल बात कर रहे थे तानसेन समारोह की, तो तानसेन समारोह फिर पूछा गया हमसे। तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है, ये कहाँ आयोजित किया था, ये मैंने आपको कल बताया था कि ये आयोजित किया जाता है ग्वालियर शहर में। और तानसेन हमारे जो संगीतज्ञ हैं वो कहाँ से थे, ग्वालियर से कुछ दूरी पर एक बेहट क्षेत्र है, बेहट, हमसे पूछ लिया जाता है इनकी समाधि कहाँ है, तो ये ग्वालियर क्षेत्र से, ग्वालियर ज़िले से कुछ दूरी पर ही है ये बेहट पे यहाँ की समाधि है उनकी। और संगीत समारोह कब आयोजित किया जाता है, इस साल के अंत में, मतलब दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है ग्वालियर। अभी ये कहाँ आयोजित किया जाता है, ये ग्वालियर शहर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा क्वेश्चन है कुंडकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, मतलब कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो हमारा पावर प्लांट अगर कुंडकुलम जो देखे जाएंगे तो कहाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कहाँ पर स्थित है, ये है हमारा तमिलनाडु में। अगर हम इसको देखें ये कब बना था, ये कुंडकुलम, तो ये बना था 2002 में, इसका वर्क इन प्रोग्रेस हुआ था, 2013 में इसका उद्घाटन हो गया। 2013 में ये विद्युत उत्पादन करने में सक्षम हो गया था, तब से ये विद्युत उत्पादन भारत में तमिलनाडु क्षेत्र के लिए कर रहा है। और अगर हम देखे जाएँ कि और जो सबसे पहला अगर पूछते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि भाई से बताइए कि सबसे पहला भारत का परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो सबसे पहला कौन सा, तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तारापुर ये सबसे पहला है। और हमसे पूछते हैं नरोरा, तो नरोरा उत्तर प्रदेश में, केगा कर्नाटक में, और काकरापारा गुजरात में। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक है रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में। तो एक सारी मैं आपको बता दी हैं, इनको एक बार लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। कुंडकुलम है तमिलनाडु में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, केगा है कर्नाटक में, तारापुर है महाराष्ट्र में, राकरापारा है गुजरात में, और रावत भाटा है राजस्थान में। ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये आप इनको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है। तो भाखड़ा नागल बांध है जो वो कौन सी नदी पर निर्मित है, वो है सतलुज पर। और इसका निर्माण कब किया गया था, इसका निर्माण चालू हुआ था 1948 में, 1963 तक ये बनकर तैयार हो गया था भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, और अगर इसमें एक और क्वेश्चन इससे रिलेट करता है कि बताइए इस पर कौन सी नहर है, मतलब कि गोविंद सागर एक झील, इसके जो पानी इकट्ठा होता है उससे एक झील बनती है, इसका झील का क्या नाम बताया गया है, गोविंद सागर। ये कभी भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ी जो झील है भाखड़ा नागल डैम की, वो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कौन सी है, गोविंद सागर। ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जो तो शायद सभी को पता होगा, जो विश्वनानंद जी हैं वो किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये हैं चेस। ये क्या खेलते हैं, चेस, शतरंज, ये आपको याद रखना है। इनके ये भारत के एक चेस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं। मालवा क्षेत्र में अगर देखी जाए तो एक जनसंख्या या औद्योगिक रूप से अगर कोई क्षेत्र हैं वो कौन है, उज्जैन और इंदौर जी मालवा क्षेत्र में आते हैं। अगर और क्षेत्र का हम देखें कि मालवा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उसमें आता है धार हो गया, बुरहानपुर हो गया, और अपना बुरहानपुर के बाद
मंदसौर है, खंडवा है, खरगोन है, ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं? मालवा क्षेत्र में यहाँ आते हैं। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ से अब सिर्फ हमसे पूछा था कि मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि जो औद्योगिक क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, जो जीडीपी में अपना एमपी के लिए ग्रोथ एक योगदान देते हों, तो वो कौन से हो गए? अपने उज्जैन और इंदौर। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे पूछा राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल के बारे में कल मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दे दी थी कि राज्यपाल जो 5 वर्ष, वैसे इसका कार्यकाल जो 5 वर्ष का है, और मैंने बताया था कि एमपी के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की भी राज्यपाल हैं और एमपी की भी राज्यपाल हैं, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो मैंने ये कल आपको वीडियो में बता दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष किसी भी राज्यपाल का कार्यकाल होता है। कल हमसे पूछा गया था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी हैं जो एक राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और अभी ये मध्य प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? ड्यूस शब्द अगर देखा जाए तो ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? ये है हमारा टेनिस। जब क्या होता है, दो खिलाड़ी 40 पॉइंट्स पे इक्वल होते हैं, मतलब इस खिलाड़ी के भी 40 पॉइंट्स हो जाएं और दूसरे विपक्षी खिलाड़ी के भी अगर 40 पॉइंट हो जाएं, तो उस पॉइंट या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ड्यूस। उसको हम ड्यूस कहते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाता है ड्यूस किससे संबंधित है, तो हम क्या बताएंगे कि ये टेनिस से संबंधित रखता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला गैर अमेरिकी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो ये कौन थे? ये शायद आपको ना पता हो, लेकिन क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये है राइट आंसर इसका महात्मा गांधी। इसलिए मैंने आपको ऑप्शन में भी इसमें दिखा दिया था कि ये कौन थे? महात्मा गांधी जी। इनको कब मिला था? 5 जनवरी 1930 1931। मतलब कि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। 1930 और 1931 में ये पहले गैर अमेरिकी टाइम्स पर्सन ऑफ द, इनकी एक मैगजीन आती है, उस पर इनका फ्रंट पेज पे इनका फ़ोटो भी आया था और इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? अमजद अली खान। अमजद अली खान हमारा राइट आंसर होगा। अमजद अली खान जो ग्वालियर में एक प्रसिद्ध सरोद वादक भी हैं। ये आप ख्याल गायकी या सरोद वादक, ये आप 2-4 पॉइंट हैं वो ज़रूर लिख लें और याद कर लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन का ज़रूर ये पुलिस कांस्टेबल में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार किसे दिया था? तो ये मिला था कप्तान राधिका मेनन जी को। इन्होंने क्या किया था, एक नाव थी जिसमें 7 मछुआरे थे, उनको उनमें समुद्र में से उनकी जान बचाई थी, इसलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक जो नेवी में एक ऑफिसर हैं, नेवी ऑफिसर हैं राधिका मेनन जी। इन्होंने असाधारण रूप से एक शौर्य का प्रदर्शन करते हुए 7 मछुआरों की वो एक नाव थी, उनको में से उनको बाहर निकाला था और उनकी जान बचाई, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इनको ये असाधारण शौर्य सम्मान से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है? पहला आतंकवाद संबंध मामले, दूसरा भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, आपराधिक मामले, राष्ट्रीय अखंडता के विषय में मुद्दे। तो ये हमारा राष्ट्र क्या हो जाए, मूल अधिकारों में अगर देखें तो ये आएगा डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा सीधा उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। उसमें वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है और उनका जो निपटारा होगा और जो उसका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। हर इकाई को इसका निर्णय मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे 2016 सम्मानित किया था, वे टी.एम. कृष्णा और इसका आएगा बेंजामिन विल्सन। इनको ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अगर हमसे पूछ लेता 2019 के लिए किसको मिला है, तो एक पत्रकार है हमारे रवीश कुमार जी हैं हमारे पत्रकार, इनको 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अब बात कर लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता क्या है और जी कौन सी सरकार इसे देती है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है फिलीपींस सरकार। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1957 में अपने विभिन्न योगदान हेतु। ये क्या होता है, जिसमें एशिया के जितने भी लोग हैं जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। इसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। और ये किसके लिए दिया जाता है? रेमन एक मैग्सेसे थे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति, जिन्होंने एक फिलीपींस को एक नई दिशा दी थी। उनके सम्मान में ये पुरस्कार 1957 में स्टार्ट किया गया था और एशिया के किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हमने आज देखा 2017 में जो पुलिस कांस्टेबल टेस्ट हुआ था 20, उसका सेकंड पेपर, उसका एनालिसिस किया, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हमने यहाँ पे देखे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।